फिजिक्स, ये जैसे ही आप सुनते हो ना, तो पहले सबसे पहले जो सेगमेंट आपको दिमाग में आएगा वो आएगा आपके पास मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स का जो सबसे प्यारा टॉपिक है, ठीक है, तो वो है हमारे पास रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, यानी कि रोटेशनल चैप्टर। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको मतलब फिजिक्स से प्यार और रोटेशन पसंद ना हो। यदि रोटेशन नहीं पसंद है, इसका मतलब उसे समझ नहीं आया। यदि समझ आएगा तो इससे प्यारा कुछ हो ही नहीं सकता। और जेई एडवांस में यहाँ से प्रॉब्लम जब आती है ना, मतलब दिल खुश हो जाता है देख के ही, इतनी प्यारी प्रॉब्लम्स बनती है, ठीक है। और मेंस के अंदर कई बार स्ट्रेट फार्मूला बेसन आ जाता है, लेकिन एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम बनती है। यदि आप इस पर पूरा फोकस नहीं करोगे तो हालात ये होगी कि आपको प्रॉब्लम तक समझ में नहीं आएगी पूछा क्या है। वरना ये वाला चैप्टर यदि आपने अच्छे से एंड तक देखा है, हर एक छोटे छोटे सेगमेंट को देखिए जो अपन डेफिनेशन वाइज बात करते हैं, हर एक चीज़ डिफाइन कैसे होती है फंडामेंटली, ठीक है, तो फिर ये चैप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जो छोटी छोटी एरर होती है ना, उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। तो एंड तक आप मज़े से देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि इस पूरे चैप्टर के बाद में आपका सबसे फेवरेट चैप्टर यही बनेगा, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं रिजिड बॉडी से कि रिजिड बॉडी क्या है। रिजिड बॉडी बेसिकली हमारे पास कोई भी बॉडी है जिसके कोई भी हम 2 पॉइंट ले लेते हैं तो उनके बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग मोशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मोशन। मोशन कैसा भी हो, सेपरेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको मैं सिंपली ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यदि बॉडी की शेप और साइज चेंज नहीं हो रही है तो फिर वो बॉडी को हम बोल देंगे रिजिड बॉडी, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने ये एक रैंडम शेप ऑब्जेक्ट लिया है और यहाँ पे मैं कोई भी 2 पॉइंट ले लेता हूँ। ये लिया है जैसे ए और थोड़े डिस्टेंस पे 1 पॉइंट ले लिया बी। और ये यदि मेरे पास रिजिड बॉडी है तो फिर ड्यूरिंग मोशन इसकी शेप और साइज चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो मैं इसकी मोशन पे बात करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये इस तरीके से जा रहा है, तो क्या ए और बी के बीच की सेपरेशन चेंज हो रही है? नहीं। चाहे मोशन ऊपर हो, नीचे हो, राइट लेफ्ट, कैसे भी हो रहा है, आपके पास ए और बी के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं हो रही। इवन ये रोटेट भी कर रहा है तब भी ए और बी के बीच की सेपरेशन चेंज नहीं हो रही। मोशन कैसा भी हो, सेपरेशन चेंज नहीं होगी। अच्छा, सेपरेशन चेंज होगी कब? जब इस ऑब्जेक्ट की साइज़ या शेप चेंज होगी, ठीक है। जैसे मैं इसी पार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये पार्ट ऐसे करने लग जाता हूँ, उस केस में आप देख रहे हो कि ए और बी के बीच की सेपरेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो सेपरेशन चेंज आपके पास तभी होगी जब शेप और साइज चेंज होंगे, और जब तक शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है तो हम उस बॉडी को बोलेंगे रिजिड बॉडी। हमारे पास जो भी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सब रिजिड बॉडी की ही बात करेंगे। वैसे देखा जाए तो कोई भी परफेक्टली रिजिड तो नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट सारी बॉडीज़ रिजिड होती है, ठीक है। तो ये हमारा नज़ारा है रिजिड बॉडी को लेके। हम बात करते हैं रिजिड बॉडी के मोशन पे, ठीक है। तो रिजिड बॉडी का मोशन 3 तरीके से हो सकता है। एक हमारे पास ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड प्लेन मोशन। 1 बाय 1 सबको समझते हैं क्या है। तो ट्रांसलेशन से बात करते हैं, यानी कि बॉडी का इस तरीके से मोशन हो रहा है कि बॉडी पे में कोई भी 2 पॉइंट ले रहा हूँ तो इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो हमेशा ओरिजिनल लाइन के साथ, स्टार्टिंग में उनको ज्वाइन करने लाइन के साथ है ना, उसके साथ हमेशा पैरेलल रहेंगे, ठीक है। तब उस मोशन को बोलेंगे अपन ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ। जैसे ये मैंने एक रिजिड बॉडी इमेजिन किए और यहाँ पे 2 पॉइंट है ए और बी। ये हमारे पास ए और ये बी, ये ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है। अब मेरे पास इस बॉडी का मोशन कुछ इस तरीके से हो रहा है। ये ओरिजिनल बॉडी यहाँ थी और ये देखो इस तरीके से मोशन हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो हमेशा ए बी, ये जो आपके पास है वो ओरिजिनल वाले ए बी के साथ हमेशा पैरेलल है। इवन मोशन ऊपर नीचे हो रहा है तब भी हमेशा ए बी के साथ पैरेलल है, और ज़रूरी नहीं स्ट्रेट लाइन में जाए। ऐसा भी मोशन देख लो, ए बी हमेशा मेरे पास
ये ए बी को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो ओरिजिनल लाइन के साथ हमेशा पैरेलल है, तो इस पर्टिकुलर मोशन को अपन बोलते हैं ट्रांसलेशन। और ये भी अपन दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो सपोज मोशन ऐसा हुआ, ये ओरिजिनल पोजीशन है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं, यानी कि ए को वापस फाइनल ए से ज्वाइन करने वाले जो पाथ है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से मोशन हुआ, ठीक है। और बी को बी से ज्वाइन करने वाली जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, इसी पे हमारा बॉडी का मूवमेंट हुआ, तो फिर हम उसे बोल देते हैं रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन, ठीक है। और यदि मूवमेंट ऐसा ना हो और थोड़ा घूम के जाए, जैसे इस तरीके से, ये वाला जो बॉडी है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये स्ट्रेट जाने के बजाय कुछ ऐसा जा रहा था, तो क्या होगा, तो रास्ते में इंटरमीडिएट स्टेट की बात करते हो तो ए का मूवमेंट कुछ इस तरीके से हुआ, ऐसे वापस से आया तो ये भी हमारे पास है तो ट्रांसलेशन मोशन, बस इसको अपन बोलते हैं कर्विलीनियर, कर्विलीनियर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि दो टाइप के ट्रांसलेशन मोशन होते हैं। अब बात कर लेते हैं रोटेशन की। रोटेशन के अंदर क्या है, ए रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन प्योर रोटेशन इफ एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी मूव इन ए सर्कल एंड द सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन कॉल्ड एक्सेस ऑफ रोटेशन। यानी कि मैं यदि प्योर रोटेशन की बात कर रहा हूँ तो प्योर रोटेशन के अंदर जितने भी पार्टिकल है सारे पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे होने चाहिए, और सबका सेंटर जिस लाइन पे आएगा उसी लाइन को अपन बोलते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन, बराबर है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कैसे क्या बात हो रही है। ये मैं एक रैंडम शेप रिजिड बॉडी ले रहा हूँ और बात कर लेते हैं इसके रोटेशन की, ठीक है। मैं प्योर रोटेशन की बात कर रहा हूँ। जब मैं रोटेशन की बात करूँगा तो ये बॉडी इस तरीके से रोटेट होगी, इस तरीके से ये बॉडी रोटेट हो रही है, ठीक है। तो इसे अपन बोलते हैं रोटेशनल मोशन। और यहाँ हर एक पार्टिकल आप देख लीजिए सर्कुलर पाथ पे जाएगा और सबका सेंटर एक लाइन पे आएगा। वैसे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो सबका सेंटर एक ही पॉइंट पे आएगा। यदि 3 डायमेंशनल होता तो एक लाइन पे आता और उस लाइन को अपन बोलते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रही बात? इस तरीके से मैं घूमने की बात कर रहा हूँ। आप कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे अभी हाल फिलहाल जो सेंटर है ये वाला मैंने इसके अबाउट घुमाया है, ये हमारे पास कहीं ना कहीं सेंटर आ रहा था। जितने भी पार्टिकल थे एकदम सर्कुलर पाथ पे कहीं ना कहीं जा रहे थे, इसी के अबाउट इस तरीके से सारे सर्कुलर पाथ पे घूम रहे थे। तो ये हमारे पास था प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में क्या होगा, सारे पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे जाएंगे और सबका सेंटर जिस लाइन पे आएगा उसी को हम बोलेंगे एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये हम बात करें प्योर रोटेशन की, ठीक है। अच्छा, फिर आपको यहाँ से हल्का सा ये आइडिया आ रहा होगा कि सर रोटेशन में यदि सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं तो कहीं ना कहीं सर्कुलर जैसी बातें यहाँ भी होगी। बिल्कुल, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बिल्कुल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। प्लेन मोशन और इसको रोलिंग मोशन भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, यदि एक बॉडी के पास ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों मोशन एक साथ हो रहे हो तो हम उसे बोलते हैं प्लेन मोशन या रोलिंग मोशन, ठीक है। उस मोमेंट पे आपके पार्टिकल किस तरीके से रहेंगे, यानी कि देख के कुछ ऐसा लगेगा पार्टिकल रोटेट भी हुआ है हमारा रिजिड बॉडी और आगे भी बढ़ा है। ट्रांसलेशन मोशन का मतलब पार्टिकल एक बॉडी आगे बढ़ेगी और रोटेशन मतलब घूमेगी भी, दोनों काम एक साथ होंगे। जैसे ये हमारे पास रिजिड बॉडी है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन ले ली मैंने ए बी। अब ये देखना, ये वाला जो पार्ट सिस्टम है सपोज पहले ऐसे गया, तो जब ऐसे गया तो आपके पास बॉडी का कैसे मोमेंट हुआ, ट्रांसलेशन मोमेंट हुआ, क्योंकि ए बी वाली लाइन ओरिजिनल ए बी वाली लाइन के साथ पैरेलल है। और ऐसा मोमेंट होने के बाद में ये पार्ट ऐसे सपोज घूम गया, ठीक है, ये अपनी जगह पे घूम गया, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे दो टाइप के मोशन एक साथ हो गए, ट्रांसलेशन भी हुआ और रोटेशन भी हुआ।
और ये पूरा पार्ट जो है ना वो बेसिकली आगे पीछे नहीं होगा, दोनों एक साथ ही होगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है। ऐसे नहीं कि पहले स्ट्रेट जाके घूम रही है, आगे जाते रहे और साथ साथ में घूम भी रही है, दोनों काम एक साथ हो रहा है, घूमते घूमते आगे बढ़ रही है। अच्छा, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप किसी भी गाड़ी के व्हील की बात कर लो, गाड़ी का जो आपका टायर है, आप यदि बाइक की बात करो, किसी की बात कर रहे हो, तो उसके मोशन को थोड़ा ऑब्जर्व करो, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये जो हमारे पास सर्कुलर फॉर्म है, इस तरीके से जो व्हील होता है वो जब आगे बढ़ता है तो वो ऐसे घूमते घूमते आगे बढ़ता है, तो इस तरीके से आगे भी जा रहा होता है और कहीं ना कहीं अपने एक्सिस पे घूम भी रहा होता है। तो इस पर्टिकुलर मोशन को अपन बोलते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग के अंदर ट्रांसलेशन और प्लेन दोनों, मतलब ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जब दो टाइप के मोशन एक साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम उसे बोल देते हैं रोलिंग या प्लेन मोशन। बराबर है। तो मैंने टोटल 3 टाइप के मोशन को डिस्क्राइब किया है, एक ट्रांसलेशन, एक रोटेशन और एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रोटेशन समझ में आ रहे हैं, कितने टाइप मोशन समझ में आ रहे हैं कि कितने टाइप के मोशन पॉसिबल है रिजिड बॉडी के। ठीक है। रोटेशन हमें पता है कि रोटेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से घूमता है कि उसके सारे पॉइंट सर्कुलर ट्रैक पे होते हैं और सबका सेंटर एक ही लाइन पे आता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ होगी। अब कुछ ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हम जिसे हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट मोशन, यानी कि उस तरीके से करवाते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि किसके अबाउट घूमना है। जैसे हमारा घर का डोर हुआ, आपके घर का डोर फिक्स है कि जहाँ से हिंज है उसी के अबाउट रोटेट करेगा, किसी और के अबाउट रोटेट नहीं कर सकता, तो वो आ जाता है हमारे पास कंस्ट्रेंट रोटेशन मोशन में। अब मैं बात कर रहा हूँ यदि एक फ्रीली बॉडी है, फ्रीली रिजिड बॉडी या फिर अनकंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसका रोटेशन किस एक्सेस ऑफ रोटेशन के अबाउट होगा वो हम देखते हैं। जैसे ये कॉइन है, आपने इस तरीके से ग्राउंड पे वर्टिकली रखा हुआ है और आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, इस तरीके से कॉइन को है ना ऊपर से आप यहाँ से पकड़ते हो, थोड़ा सा होल्ड करते हो, इधर से आप एक सडन फोर्स लगाते हो तो ये ऐसे घूमने लग जाता है, फिर आप इसे छोड़ देते हो तो ये इसी के अबाउट इस तरीके से घूमता रहता है। ठीक है। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है किस एक्सेस के अबाउट, ये वाली। तो ये एक्सेस पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जब भी एक फ्रीली ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सेस के अबाउट ही रोटेट करेगा। किस ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, फ्रीली बॉडी की। जैसे ये कॉइन फ्री, अब आप कॉइन को ऊपर कोई हाथ नहीं लगा रहे हो, आप नहीं बोल रहे हो कि आपको इसके अबाउट घूमना है, बट फिर भी वो उसी के अबाउट सेंटर के से पास होने वाली जो एक्सेस है ना उसी के अबाउट घूमता रहेगा। अब जैसे पेन है, आपने टेबल पे पेन को रखा और ऐसे एकदम अचानक सा घुमाते हो, जैसे ये आपके पास रिजिड रॉड की फॉर्म में पेन रखा हुआ है, आपने एक फोर्स इधर से ऐसे लगाया, इधर से ऐसे अंगुलियों की हेल्प से ऐसे घुमाया, तो ये ऑटोमेटिकली अभी फ्रीली ऑब्जेक्ट घूमने लग जाएगा। तो ये किसके अबाउट रोटेट करेगा, ये अपने सेंटर ऑफ मास से जो पास होने वाली एक्सेस होगी ना, ये इसी के अबाउट रोटेट करेगा। मतलब इसका रोटेशन यदि आपको देखना है, मैं इस तरीके से बता सकता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरीके से घूमेगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है। एक्सेस ऑफ रोटेशन आपको समझ आ रही होगी, इस तरीके से सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। ठीक है। यानी कि एक्सेस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो ये हमारे पास मोशन होगा। ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब फ्रीली ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेंटर ऑफ मास घूमे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, फ्रीली ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ या अनकंस्ट्रेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ जो कहीं से फिक्स ना हो, ठीक है, वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ही घूमेंगे। और इस पर्टिकुलर मोशन को, यानी कि जो हमारे पास फ्रीली ऑब्जेक्ट है, मैं बोल सकता हूँ ऑलवेज रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास तो एक पॉइंट होता है और रोटेशन हमेशा एक एक्सेस के अबाउट होता है, तो वो एक्सेस हमारी सेंटर ऑफ मास से पास होगी। तो ये जो आपके पास पर्टिकुलर टाइप का रोटेशन है, जो रोटेशन
सेंटर ऑफ मास का अबाउट होता है। इसी को हम एक नया नाम देते हैं, इसे बोलते हैं स्पिन। ये एक नया वर्ड यूज़ करेंगे अपन रोटेशन के लिए। रोटेशन में अपन स्पिन रोटेशन का बोल देंगे यदि आपके पास मोशन किसके अबाउट हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन हो रहा हो, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन passing through center of mass। यदि एक्स ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही तो उस पर्टिकुलर रोटेशन को अपन नया वर्ड यूज करेंगे स्पिन रोटेशन। ये आगे के लिए हमारे समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्पिन भी एक रोटेशन है, बस हम इसे जो सेंटर ऑफ मास का अबाउट होता है उसको अपन बोल देते हैं स्पिन। ठीक है, तो स्पिन क्या चीज़ है आपको समझ में आ गया होगा ना। अब मैं ये बोलूँ कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने के सेंटर ऑफ मास खुद किसी और के अबाउट रोटेट करने लग जाए। क्या बोल रहा हूँ मैं? स्पिन में तो यही बोला ना कि हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से घूमेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है। अब मैं दूसरी सिचुएशन ले रहा हूँ, सपोज समहाउ हमारा सेंटर ऑफ मास खुद किसी और के अबाउट रोटेट करने लग जाए, तो फिर वो मोशन को अपन क्या बोलेंगे? तो फिर हम उसे बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल मोशन। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे ये मेरे पास एक स्फीयर है और ये स्फीयर का सेंटर तो आपको समझ में आ रहा है कि ये रहा स्फीयर का सेंटर यहाँ पे। अभी स्फीयर सेंटर के अबाउट रोटेट करने के ये स्फीयर खुद किसी और के अबाउट, स्फीयर का जो सेंटर है ना, किसी और के अबाउट रोटेट करने लग जाए। जैसे ये अभी मैंने मोशन बताया, ये पूरा स्फीयर रोटेट कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है कि स्फीयर का सेंटर खुद किसी और के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो फिर इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन। अब ऑर्बिटल और स्पिन दोनों ही रोटेशन मोशन ही है। आपको समझ में आ रही बात? हल्का सा डिफरेंस है। जब ऑब्जेक्ट का मोशन सेंटर ऑफ मास का अबाउट होता है तो मैं इसे बोलता हूँ स्पिन, और यदि आपका पास सेंटर ऑफ मास खुद एक सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा होता है तो मैं इसे बोल देता हूँ ऑर्बिटल मोशन। तो सर क्या मोशन ऑर्बिटल होंगे या स्पिन होंगे? दोनों एक साथ नहीं हो सकते क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट आपके पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी रोटेट कर रहा है, एट द सेम टाइम सेंटर ऑफ मास खुद भी रोटेट कर रहा है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ठीक है, लेकिन आप ऑर्बिटल मोशन का मीनिंग क्या होगा ये आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे पास स्पिन मोशन का मीनिंग क्या होगा ये भी समझ में आ गया। जैसे मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये मैंने एक रिजिड रोड लिए और इसका मोशन करवा रहा हूँ। देखिएगा इसका सेंटर ऑफ मास जो है ना वो खुद कैसे घूम रहा है। ये सेंटर ऑफ मास आपका खुद एक सर्कुलर ट्रैक पे जाता हुआ दिख रहा होगा। ये जो पर्टिकुलर मोशन है इसे भी अपन बोलेंगे ऑर्बिटल मोशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे जो है ना वो आपके पास खुद सर्कुलर ट्रैक पे चल रहा है। तो ये भी हमारे पास एक ऑर्बिटल मोशन का एग्जांपल हो गया। एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल बताऊँ, अर्थ के मोशन को ऑब्जर्व करो। मोशन ऑफ अर्थ, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो अर्थ का मोशन दो तरीके से हो रहा होगा। अर्थ की यदि हम बात करें तो एक तो अर्थ अपने खुद के एक्सिस के अबाउट घूम रही होगी, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास 24 आवर्स, हाँ है ना। इस तरीके से खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। ये जो मोशन है ना अर्थ का, इसे हम बोलते हैं स्पिन मोशन, या ये हमारे पास रोटेशन स्पिन रोटेशन बोल सकते हैं, यानी अपने एक्सिस के अबाउट घूमना। एट द सेम टाइम अर्थ जो है वो सन के अबाउट भी सर्कुलर ट्रैक पे रहता है, यानी अर्थ का जो सेंटर है ना वो सन के अबाउट घूमता है इस तरीके से। तो ये जो आपके पास सन के अबाउट जो मोशन है इट इज ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल मोशन है, यानी कि सन के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर रोटेट करता है, और एक बॉडी खुद अपने एक्सिस के अबाउट करती है, उसे हम बोलते हैं स्पिन। तो
आई होप कि आपको स्पिन और ऑर्बिटल इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि स्पिन वाला मोशन कब बोलते हैं और ऑर्बिटल वाला मोशन कब बोलते हैं। क्या कि आगे से मैं मोशन को इन्हीं दो की हेल्प से समझने की कोशिश करूँगा ताकि आंसर जल्दी आए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन है उनका काफ़ी कुछ आपको आइडिया मिल गया है।